नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे। 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग की तरफ से मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने लखनऊ खंडपीठ में जो दोहरे आरक्षण का मुकदमा है, ओवरलैपिंग का मुकदमा है, उसमें अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर को मेरे द्वारा हायर किया गया था सिंगल बेंच में। और सब जानते हैं कि अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था सिंगल बेंच की जीत में, और डबल बेंच में भी हमने अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर को किया और उसमें भी उन्होंने अपने अच्छे आर्गूमेंट्स रखे, अच्छे तथ्य रखे, लेकिन डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया। सिंगल बेंच में यद्यपि हम जीत गए थे। हमारे साथ जो लड़ने वाली दूसरी टीम थी वो धर्मेंद्र भाई, नितेश भाई, हिमांशु भाई की थी। उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने वकीलों की फ़ौज उतारी थी। अब बात ये आ जाती है कि जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है वो इस समय बहुत भ्रमित हो गया है। वो भ्रमित इस बात से है कि कई प्रकार के लोग जब इस बात को कह रहे हैं कि अभी याची न बना जाए, तो मेरा बस सिर्फ एक सवाल है कि लखनऊ बेंच का मुकदमा डिसाइड होने के बाद अब मेरे पास तो 30 दिन का टाइम है कि मैं अगर 30 दिन में अपना मुकदमा फ़ाइल नहीं करता हूँ, या मेरे अभ्यर्थी जो मेरे साथ जुड़े थे अगर वो मुकदमा फ़ाइल नहीं करते हैं, तो हमारी अपील डिफेक्टिव में आ जाएगी। अगर हमारी अपील डिफेक्टिव में आ जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो लोग होंगे जो अभी अभ्यर्थियों को रोक रहे हैं? वो तो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उनकी अपीलें फ़ाइनल नहीं हुई हैं। तो हमारी जब अपीलें फ़ाइनल हो गई हैं तो हम इस बात का वेट क्यों ही करें? हमको 30 दिन के पहले ही मुकदमा डालना होगा। 13 तारीख का आर्डर आया हुआ है और आज 3 तारीख लगभग हो गई आके, तो हमारे पास 10 दिन का समय बचा है। अब बताइए कि 10 दिन में हम लोग क्या ही कर सकते हैं? कहीं मीटिंग, कहीं कुछ, कहीं पैसा डिसाइड नहीं हो रहा, कहीं कोई चीज़ नहीं डिसाइड हो रही। इन सभी में भूमिका बनाते बनाते हम लोगों का वक्त जो है बीत गया है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को भांपते हुए कि चीज़ें भले ही सामंजस्य बन पाए सही से या न बन पाए, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना ही होगा। फिर भी हम लोग सामंजस्य बना कर ही आगे बढ़े थे, और हम लोग जब आगे बढ़ गए तो अब भी वो चीज़ें भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है कि कोई भी अभ्यर्थी अभी किसी से न जुड़े। तो अपील जब डिफेक्टिव हो जाएगी 30 दिन बाद, इसकी जिम्मेदारी इनमें से कोई लेने को तैयार है? अगर इनमें से कोई लेने को तैयार हो, जो अपने आप को नेता समझता हो, वो आगे आए कि हाँ आपकी अपील डिफेक्टिव नहीं होगी, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमको 30 दिन के अंदर पहुंचना है। लखनऊ बेंच के सभी अभ्यर्थी भली भांति इस बात का ध्यान रखें कि वो जिसके साथ जुड़े थे, चाहे वो धर्मेंद्र मिश्रा जी की टीम हो, चाहे वो मेरी टीम हो, जो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े थे वो कल अतिशीघ्र अपने कागज़ हम लोगों को उपलब्ध करा दें, और जो उनकी टीम के साथ जुड़े थे, नितेश भाई, हिमांशु भाई, धर्मेंद्र भाई की टीम से, वो उनके साथ फट से तुरंत से जुड़ जाएं। अगर वो लेट करेंगे तो समझ लीजिए कि हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 10 दिन का समय बचा, इसी के दौरान हमें अपनी अपील अंदर पहुंचा देना है। ये बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन हम लोग फिर भी इसमें लगे हैं। और कल मैं इसी कार्य हेतु यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, और वहाँ जाकर जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि वो सामान्य वर्ग की लड़ाई के लिए कम से कम आगे आकर अपना योगदान दे रहे हैं, हम लोगों पर विश्वास करते हुए। विश्वास वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंगल और डबल में उन्होंने देखा है कि इन लोगों ने वाकई में पैसा भी खर्च किया है और वकीलों को रखा भी है, और जिन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था उन लोगों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि वो लोग जाने, उनका काम जाने, और अभ्यर्थी ये जाने, अभ्यर्थी ये ज़रूर देखे कि उनके पैरवीकारों ने क्या किया था। और हमारी तो यही इच्छा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा था, सभी लोग इसको हंसी खुशी से मिलजुल कर लड़ते। अभी भी मेरी यही इच्छा है कि लोग अभी भी मिलजुल कर लड़ते तो बहुत अच्छा रहता। अब हमारी मजबूरी ये है कि भाई हमें लखनऊ बेंच के हैं तो हमको जाना ही पड़ेगा, तो हम लोग जा रहे हैं। अब पीछे से जो लोग याची बनेंगे, जो पीछे से याची बनेंगे, और हाँ ये बात मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर है 97 93 90 48 39। जितने भी कैंडिडेट हैं सामान्य वर्ग के, वो कोई भी कैंडिडेट आके मुझसे याची बन सकता है। कोई भी कैंडिडेट आके नितेश, धर्मेंद्र, हिमांशु की टीम से भी याची बन सकता है। हम लोग लखनऊ बेंच वाले जो लोग हैं, तो लखनऊ बेंच का कोई भी साथी हमारे साथ आके जुड़ सकता है, उसके लिए बिल्कुल दरवाज़ा खुला है। और ये आप यकीन मानिए कि जो हम लोग पहले जितनी मेहनत किए हैं, फल तो ईश्वर के हाथ में, उस मेहनत से हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह की पारदर्शिता मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उस तरह की पारदर्शिता दिखाने के लिए बिल्कुल आपसे एक कदम आगे अग्रसर रहूँगा।
जिस वक्त मुझसे जो भी बात कही जाएगी कि मुझे ये चीज़ देखना है, मैं वो चीज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कोई दावा नहीं कर सकता। एक और भ्रम की स्थिति बन रही है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर मुकदमा खारिज हो गया तो ये तो बहुत ही हंसी वाली बात है। जिस मुकदमे को सिंगल बेंच में इतने घमासान तरीके से लड़ा गया, जिस मुकदमे को डबल बेंच में इतनी बहस होने के बाद वो हुआ, वो उस मुकदमे पर आप सोच रहे हैं कि उस सिंगल बेंच से जैसे लड़ा गया और डबल बेंच में जिस तरह से लड़ा गया तो पहली डेट पे वो सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा देगा। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। इस बात पर जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे मैं ये कह दे रहा हूँ कि जो फ़ीस आप मुझे देंगे वो फ़ीस मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पहली डेट पर मुकदमा जा सकता है, उन लोगों से कह दीजिए कि आप लोग ये लिख कर दें कि आप लोग नौकरी दिलवाएंगे, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वो उन्होंने मुकदमा जब किया, पहला मुकदमा किन लोगों का गया भाई? विनय पांडे भाई की याचिका गई और शिवम पांडे भाई की याचिका गई। अगर ये खारिज ही होना है पहली डेट में तो ये दोनों याचिकाएं कैसे चली गई? जब इतनी ही जानकारी है सबको तो ये दो याचिकाएं गई, तो क्या इनके खारिज होने के चांस नहीं है? क्या हम लोगों की याचिकाएं जो जाएंगी वही खारिज होंगी? ऐसा नहीं है। ये खारिज शब्द जो है ना, इसको अपनी ज़बान पे मत लाइए। सरस्वती माता का कोई भरोसा नहीं कि कब वो ज़बान पर बैठ जाएं। इस तरीके के शब्दों को अपने मुंह से निकालना बंद कर दीजिए और भरोसा रखिए ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर कि हाँ, हम लोग इस बात को कि हम लोग इस मुकदमे को जीतेंगे ज़रूर। क्योंकि यूआर की जो सीटें हैं, जो जनरल की सीटें हैं भाई, 50% पद आरक्षित हैं आरक्षण के लिए, और जो 50% पद जो बचते हैं वो 50% अनरिजर्व होता है। जब कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी ये कहता है कि वो 50% पर किसी की जागीर नहीं है, तो हम नहीं कहते कि उस पर हमारी जागीर है या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की जागीर है। उस 50% पर आपका भी उतना अधिकार है, उतना अधिकार मेरा भी है। लेकिन जो योग्यता मेरी है वही योग्यता आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप उस पर इतनी दमदारी से ये बात कह सकते हैं कि 50% पर अधिकार सबका है, तो 50% पर अधिकार अगर सबका है तो जो योग्यता मेरी है वही योग्यता आपकी होनी चाहिए। और ये योग्यता सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि यूआर के पदों पर योग्यता क्या होनी चाहिए। आप रिलैक्सेशन लेकर आ रहे हैं, आप छूट लेकर आ रहे हैं, आप सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, तो आपको ये लाभ क्यों और मुझे वो लाभ क्यों नहीं? इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा। दूसरा कि जब गुणवत्ता की बात होती है, भाई गुणवत्ता पूरा कोई शिक्षा है, तो ये बताइए कि 40-45 की कट ऑफ थी और 60-65 का मामला था। ठीक है, भले ही आपका केस कितना भी मजबूत रहा हो 40-45 का, लेकिन कोर्ट ने डिसीजन 60-65 के पक्ष में दिया था और उन्होंने ये हवाला भी दिया था कि गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन बहुत मस्ट है। क्यों? क्योंकि आप रोज़गार के लिए किसी को भर तो सकते हैं, जैसे बीएड बीटीसी वाले मामले में आया कि भाई आप रोज़गार देना चाहते हैं या उस चीज़ के लिए जो स्पष्ट बीटीसी का बच्चा है उसको लेना चाहते हैं, तो यहाँ भी आप क्वालिटी समझौता नहीं कर सकते। अगर आप क्वालिटी से समझौता करेंगे तो फिर ये जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके साथ भी आप समझौता ही कर रहे हैं। तो हमारा मानना यही है कि सुप्रीम कोर्ट इन बातों को समझेगा कि जो अनरिजर्व के पद हैं, अनरिजर्व अगर सबके पद हैं तो सबकी जो योग्यता है वही ओबीसी और एससी के बच्चों की भी होनी चाहिए, उन अभ्यर्थियों की भी वही योग्यता होनी चाहिए जो हमारी है, तब अनरिजर्व सबके हैं। बाकी 50% जो आरक्षित वर्ग की सीटें होती हैं उन पर तो हमारा दावा ही नहीं है। दूसरी बात, जो लोग आज आप लोग ये देख लीजिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है, इस बात पर ध्यान दे ले कि आज आशीष पटेल जी का आपने देख लिया होगा, अनुप्रिया पटेल जी को आपने देख लिया होगा, केशव प्रसाद मौर्य जी को आपने देख लिया होगा। उनका समाज आज उनके साथ खड़ा है और आज आशीष पटेल जी का बयान ये आया है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका मुकदमा कोई नहीं होगा तो आपकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। उनका कितना बड़ा सपोर्ट पॉलिटिकल पीछे से मिल रहा है और यही उनको डबल बेंच में मिला था। हो सकता है कि हम लोगों के हारने का कारण ये बहुत बड़ा रहा हो। उनको पॉलिटिकल पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है, पूरा सब उनको लामबंद करके जो है उनको पैसा खर्च कर रहे हैं। और आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो ऐसी सब जगहों से पैसा भी लेकर आते हैं और जो अपने बच्चों से पैसा लेते हैं उस पैसे को तो वो अपनी जेब में रखते हैं और उन पैसों के हिसाब से वो लड़ाई लड़ते हैं। और ऐसे आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने मुझे ये बात बताई है कि मैं उनसे पैसा लेकर आया हूँ, मैंने खुद से सुना है, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। और एक आपका समाज है कि आपके समाज का न कोई नेता बोलने को तैयार है, न कोई मंत्री बोलने को तैयार है। जो आपके समाज के जो कुछ
अभी कुछ नेता वेता कुछ है भी नहीं, वो आपके जो लोग लखनऊ बेंच से लड़ने वाले हैं, जो वहाँ गए हैं, उनका सहयोग करने की वजह से उनकी टांग खींचने का प्रयास किया जा रहा है। तो सभी अभ्यर्थी इस बात को सचेत रहें कि इस बात पर कभी न जाएं कि कोई किसी चैम्बर के सामने जाकर फ़ोटो खींच ले रहा है और फ़ोटो खींचकर बस बता दे रहा है कि हाँ हम इनको कर रहे हैं। ये बातें जब मैं शुरू में गया था तो मुझे भी सिखाई गई थी कि इस तरह से करना है, लेकिन मैंने वो सब किया नहीं, इसलिए लोग मानते नहीं इस बात को हैं, क्योंकि छलावा करना मुझे आता नहीं। मैं शुरू से जब से लड़ा हूँ, मेरी एक पारदर्शिता रही है। अगर मैंने किसी वकील को कुछ भी पैसा दिया है तो मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में अपने सारे अभ्यर्थियों को शेयर किया है। किसी ने मुझे कहा है कि मैं मुकदमे में चलकर मेरा पास बनवा दीजिए, मैं मुकदमे में चलकर देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे वकील साहब जाते हैं। मैंने तुरंत बनवाया। मैंने कहा चलिए, कोई भी अभ्यर्थी हो, मुझे कोई फ़ोन कर दे, बस मेरी याचिका कहो, मैंने ये सब करवाया है। इसलिए मुझ पर भरोसा लोग करते हैं। मैं सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि आप लखनऊ बेंच के जितने भी याची हैं, जिनका मुकदमा होकर और ये फैसला आ चुका है, वो सभी हम लोगों के साथ जुड़ें, हमारी टीम के साथ जुड़ें या नितेश भाई, धर्मेंद्र भाई की टीम के साथ जुड़ें। मेरा मोबाइल नंबर है 9793904839 और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, सिंगल बेंच और डबल बेंच में मेरे वकील थे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर। एक बार उनके बारे में ज़रूर सर्च कर लीजिए कि उनका इस मुकदमे में क्या योगदान था। सिंगल बेंच जब जितवाया गया है तो उनका योगदान क्या था, इस बारे में एक बार ज़रूर से आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। और एक दूसरा ये पॉइंट कि अगर अपील हमारी डिफेक्टिव हो गई 30 दिन के बाद, तो कौन सा इसमें अभ्यर्थी है जो ये जब रोक रहा है कि आप लोग जाइएगा नहीं, अभी हमसे बिना पूछे नहीं जाइएगा, तो क्या वो हमारी अपील जो डिफेक्टिव होगी उसको सही करा देंगे? ये अगर उनके अंदर क्षमता हो तो हम रुक जाएं, नहीं जाएं अभी। अरे आप लोग अपना पहले इलाहाबाद से अपना केस डिसाइड करवाइए और जल्दी आपका ये काम होना चाहिए, और फिर उन बच्चों को भी अपियर कराइए ताकि जो धन उनसे प्राप्त हो उसको हम लोग इस सही काम में लगा सकें। ये करना चाहिए, ना कि हम लोगों की टांग खींचनी चाहिए। सभी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसके लिए मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक युद्ध है जिसमें सामान्य वर्ग के हितों की लड़ाई है। ये सिर्फ हमारे नौकरी की बात नहीं है, ये हमारा समाज अब सो गया है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि हमको नौकरी प्राप्त हो गई है, बाकी लोग भाड़ में जाएं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे जो चयनित अभ्यर्थी भी हैं वो भी इस बात का ध्यान दें कि जो उनके भाई लोग बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। किसी नेता ने हमारे लिए नहीं कहा है कि आपकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, और फिर भी हमारा समाज सो रहा है कि हम लोगों को खींचने पर लगा हुआ है, हमारी टांग खींचने पर लगा हुआ है, ना कि सहयोग करने के स्थान पर। तो आप सभी लोग कृपया इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारी बात का बुरा ना माने। अगर हम कोई बात कह रहे हैं, अगर मेरी बात को किसी का बुरा लग रहा है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं बात जो कह रहा हूँ वो स्पष्ट है। कोई भी अभ्यर्थी मेरा कभी का पुराना नया धरने का कहीं का भी मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकता है, किसी से मेरे बारे में पूछ सकता है। अगर मैंने एक भी इसमें शब्द गलत बोला हो या झूठ बोला हो तो उसी वक्त मुझे कॉल करके मुझसे सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकता है। धन्यवाद आप सभी का, और मेरे वीडियो को आप शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे साथ लोगों को जोड़िए, ताकि मैं मजबूत होऊंगा तो मैं मुकदमे को भी मजबूत बना पाऊंगा, क्योंकि बिना पैसे की ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। अब बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, सामान्य वर्ग से हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।